नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज का जो टॉपिक है वो है डी ब्लॉक जो तत्व हैं उनके सामान्य गुण, संगमन तत्वों के सामान्य गुणों की अपन बात करेंगे। इससे पहले हमने डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक जनरल बात करी, जिसमें ये पढ़ा कि संक्रमण तत्व के क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक तत्वों को, और साथ में इलेक्ट्रॉन विन्यास की भी अपन ने बात करी। इसके बाद हम देखना चाहते हैं, इसके बाद अपन करना चाहते हैं कि जो ये संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणों की बात हम करना चाहते हैं बच्चों। सामान्य गुण, जनरल जो इसकी प्रॉपर्टी है संक्रमण तत्वों के लिए, उन गुणों की बात अपन करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ना चाहते हैं कि एक तो इनका जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या की अपन बात करना चाहते हैं, एटॉमिक रेडियस या परमाणु आकार। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, अगर अपन जनरली देखते हैं तो सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सभी डी ब्लॉक तत्व हैं, उनके आकार क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। फिर भी अगर अपन 3D श्रेणी की अपन बात करें, 3D श्रेणी में अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे 3D श्रेणी आपके स्केंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अगर स्केंडियम से अपन चलते हैं जिंक की तरफ, तो ये देखा जाता है कि सबसे पहले जो तत्व हैं उनके जो परमाणु आकार है, त्रिज्या है, उनमें जो है वो घटती हैं। इधर से इधर चलते हैं तो यहाँ तक परमाणु त्रिज्याएं जो है वो घटती हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो है वो परमाणु त्रिज्याएं लगभग सेम रहती हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो परमाणु त्रिज्या है वो आपकी बढ़ती है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक चलोगे स्केंडियम से जो मैग्नीज, तो आपकी एटॉमिक रेडियस से ये क्या होती है, घटती है, एटॉमिक रेडियस घटती है। इसके बाद यहाँ जो है एटॉमिक रेडियस लगभग बराबर रहती है, लगभग क्या है, बराबर है। और यहाँ लास्ट में कॉपर से अगर जिंक की तरफ चलते हैं, यानी अपन ये एरो बना सकते हैं, ये घटना इस टाइप से, ये लगभग इक्वल है। और ऐसे यहाँ जो है ये बढ़ना है कॉपर से ये जिंक की ओर, और यहाँ लास्ट में क्या करना है, एटॉमिक रेडियस से बढ़ती है, इसमें वृद्धि होती है। और इसके देखो मुख्य कारण क्या है, एक तो अपन ने पढ़ा जेड इफेक्टिव, अपन ने बात करी थी इसमें पीरियोडिक टेबल में, और उसमें ये कहा था, देखो एक तो होता है जेड इफेक्टिव जिससे प्रभावी नाभिक आवेश कहते हैं, दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। तो देखो इधर से इधर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव वो ज़्यादा प्रभावी रहा होगा। अगर लेफ्ट ओपन डालते हैं राइट, तो यहाँ जेड इफेक्टिव जो है ज़्यादा प्रभावी रहा होगा, प्रभावी नाभिक आवेश जो है उस वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा होगा। जेड इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा रही होगी इधर से इधर आने पर। और यहाँ पर जो है वो जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिक आवेश और जो आपका परिरक्षण प्रभाव है जिसे अपन शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो दोनों क्या रहे होंगे, लगभग इक्वल रहे होंगे। और लास्ट में हो गया होगा कि जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं जो कम है, लेकिन जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रभावी रहा होगा, या शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावी रहा होगा। इस वजह से आकार में क्या है, वृद्धि होती है। ये अपन लॉजिक इसमें समझते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं किन पे, बस जैसे मान लो आयनिक त्रिज्या की अपन बात करें, स्केंडियम +2, टाइटेनियम +2, वैनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, ऐसे ही Fe+2, CO+2, Ni+2, कॉपर +2, और ऐसे ही जिंक +2। तो ये देखा जाता है कि यहाँ लेफ्ट टू राइट अपन चलते हैं तो एटॉमिक ये जो रेडियस है, आयोनिक जो रेडियस है +2 के हिसाब से, उसमें लगातार जो है वो कमी देखने को मिलती है। सामान्यतः बाएं से दाएं चलने पर एटॉमिक रेडियस जो आकार जो परमाणु जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, घटती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इधर अपने को जो एटॉमिक रेडियस या जो आयोनिक रेडियस है, आयंस की जो रेडियस है वो क्या मिलेगी, घटती हुई मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, तो ये अपना जो परमाणु त्रिज्या का लॉजिक। और परमाणु त्रिज्या से मतलब सिंपल अपन जानते हैं पहले उसमें आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, जैसे मान लो ये किसी परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या होती है, कक्षाएं होती है ना। तो नाभिक से जो अंतिम कक्षा के बीच की दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। इसकी बात बच्चों ये कर रखी है हमने। इसके बाद में अपन चलते हैं परमाणु त्रिज्या के बाद में, जैसे
कहा जाता है आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। क्या मतलब है? देखो आयनन ऊर्जा सिंपल है कि ये आपका परमाणु का जो है नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। कक्षाओं में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। और याद करो ये जो ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा, वो डिपेंड करती है कि आपका परमाणु की जो साइज़ है वो क्या है, यानी जो प्रभावी नाभिक आवेश है वो क्या है। अगर इस पर, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव, न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर कम रहता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? आपकी कम होगी। अतः IE का मान भी क्या हो जाता है? कम होता है। ऐसी स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में लगभग सभी तत्वों के लिए आयनन ऊर्जा के मान लगभग समान होते हैं। और फिर भी अगर अपन कहें कि जनरली अगर अपन लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, है ना, श्रेणी में 3D 4D 5D 6D श्रेणी में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है। ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि आकार अगर लगातार इधर लेफ़्ट टू राइट आने पर अगर आकार कहीं ना कहीं कम होता है, त्रिज्या अगर कहीं ना कहीं कम होती है, तो उसकी आयनन ऊर्जा है उसमें वृद्धि होने के चांस होते हैं। क्लियर? इसमें केवल इतना है। लेकिन एक विशेष बात ये समझने की है कि अगर क्रोमियम और कॉपर की अपन बात करें, 3D श्रेणी में क्रोमियम और कॉपर की बात करें, तो इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होते हैं? इसका होता है आर्गन 3D 5,4s1, और कॉपर का क्या होता है? आर्गन 3D 10,4s1। तो ये देखा जाता है, क्वेश्चन बनता है इसमें कि इनके जो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान होते हैं क्रोमियम और कॉपर के लिए, जो इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा यानी IE2 के मान IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा से इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान IE1 से अधिक होते हैं, और बहुत अधिक होते हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होते हैं। अधिक तो वैसे भी होते हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा अधिक होते हैं। तो इसकी वजह ये रहती है कि देखो अगर यह इन दोनों में से सोचो, अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा लगेगी, नॉर्मल लगेगी, सामान्य ऊर्जा लगेगी, यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन से विन्यास से निकलेगा? 3D5 से, और इधर कॉपर में 3D10 से। तो 3D10 और 3D5, 3D5 और 3D10 हैं, वो कौन से विन्यास है बच्चों? स्थायी विन्यास है क्या? एक अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, दूसरा पूर्णपूरित स्थायी विन्यास है। तो इस विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण से जो क्रोमियम और कॉपर की जो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान होते हैं वो तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह क्या है? 3D5 और 3D10 अर्धपूरित और पूर्णपूरित स्थायी विन्यास। क्रोमियम के लिए 3D5 और कॉपर के लिए क्या हो जाएगा? 3D10 स्थायी विन्यास। ये क्वेश्चन होता है यहाँ से। उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरी चीज़, और वो करते हैं चुंबकीय गुणों की बात। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। और देखो चुंबकीय गुणों में दो मुख्य होते हैं आपके, एक प्रकार के पदार्थों को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय। और दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक कौन सा होता है? अनुचुंबकीय, और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ उनको बोलते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब बात अपन करेंगे यहाँ, जो विशेष बात पदार्थों के लिए एक होता है जिसे बोलते हैं चक्रण या प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, या ऐसे भी कहते हैं चक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण या प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, जिसे म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये ज्ञात किया जाता है जो पदार्थ आपके हैं या जो तत्व हैं या जो आयन हैं डी ब्लॉक के,
उनके लिए पृथक्करण चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, वैसे अपन जानते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती हैं, और कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी गति करता है, एक जो है खुद की अक्ष पर चक्रण गति करता है और एक परिक्रमण गति करता है बच्चों। एक तो इसमें नाभिक के चारों ओर गति करना है और एक बच्चों खुद की अक्ष पर जो है वो गति करना है। तो देखो परिक्रमण जो गति करता है इसकी वजह से कोई चुंबकीय आघूर्ण की बात अपन नहीं करते हैं, लेकिन जो खुद की अक्ष पर एक चक्रण गति होती है ना, स्पिन जो मूवमेंट होता है उसका चक्रण गति, इसकी वजह से कोई ना कोई चुंबकीय आघूर्ण इसमें पैदा होता है। और उसी चुंबकीय आघूर्ण को अपन क्या बोलते हैं, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण होता है, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं बच्चों, म्यू। इसी की अपन बात कर रहे थे। तो ये केवल और केवल कौन सी गति की वजह से उत्पन्न हो रहा है, केवल चक्रण गति। और चक्रण गति की वजह से ही क्या इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन में। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है आपके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ही इसमें अनुचुंबकीय गुण होगा। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो अनुचुंबकत्व एक तो गुण है आपका, एक है प्रतिचुंबकत्व है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ तो वो होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रतिचुंबकीय कौन होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और यहाँ जो प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण है इसके लिए एक सूत्र होता है जो होता है म्यू इज इक्वल टू रूट n+2, और यहाँ इसकी यूनिट होती है bm। bm का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। bm मतलब क्या होता है बच्चों, बोहर मैग्नेटॉन। एक इसकी यूनिट होती है, चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट इकाई होती है जिसे अपन बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। और एक देखो n का मतलब क्या होता है, यहाँ n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n मतलब क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ से एक टेबल बनती है इसमें, देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ हमने कहा कि ये तो n है, n मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और एक म्यू है, उसकी वैल्यू क्या होगी, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की। अगर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 अगर ये हैं तो म्यू 0 होगा, 1 होगा तो 1.73, और किस में है, बोहर मैग्नेटॉन, यूनिट इसकी है 1.73 होगा। ये 2 है तो 2.83 बोहर मैग्नेटॉन, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 एंड 5 है तो 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। ये इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। तो इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इसमें जो है म्यू या जो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू बताई जाती है बच्चों। ये हम इस पर कर सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो कुछ एक विशेष, मान लो कई बार क्वेश्चंस होता है ऐसे सिंपली, मान लो किसी ने कहा कि एक तत्व है ना, एक तत्व जो Z बराबर, या एक आयन है, एक M+2 आयन, Z बराबर है 26 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करो। और चुंबकीय आघूर्ण भी कौन सा, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, या चक्रण मात्र है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखो करना क्या है, इसके अंदर M+2 है, Z बराबर 26 किसका होता है, आयरन का। आयरन की कितना लगा दो, प्लस का 2 लगा दो, ये तरीका इसका सिंपल। आयरन नॉर्मल क्या होता है, आयरन अगर +2 नहीं होता तो 3d6 4s2 होता, और +2 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओनली 4s का तो 0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। 3d6 की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू क्या है, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो बच्चों इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण मान n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 + 2 कितना बनेगा, 6 चौके 24, √24 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि जब n का मान 4 होता है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, 4.90 है, क्योंकि 5 का रूट कितना होता है, ये सॉरी 25 का रूट कितना होता है, 5। इसका मतलब है √24 का मतलब 5 से कम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 4.90 bm। इस प्रकार से जो है चुंबकीय आघूर्ण को बताया जा सकता है। क्लियर। तो और भी जो है सवाल इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं।
इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक और बात कर लें, और वो है रंग, कलर की बात अपन कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके डी ब्लॉक तत्व या जो संक्रमण तत्व हैं, चौथा है संक्रमण तत्वों या जो इनके आयन होते हैं या जो यौगिक होते हैं संक्रमण तत्वों में रंग। तो ये जो इनके आयन हैं संक्रमण तत्वों के आयन, जो भी इनकी जो यौगिकों के अंदर आयन है ना, और आयन भी किसमें, यौगिकों के अंदर है। यौगिकों में जो आयन बनते हैं, आयन से मतलब जैसे M+2 हो, M+3 हो, ये सब S स्थिति हो, M+4 हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इन आयनों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो समझना कि वो जो पदार्थ है या जो आयन है वो कलर प्रदर्शित करेंगे, अपने विलयन में रंग प्रदान करेंगे। और इस रंग का जो कारण है वो कहा जाता है, इसका जो मुख्य कारण है बच्चों, वो डीडी संक्रमण कहा जाता है। कौन सा संक्रमण है, डीडी संक्रमण, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मिलेगा, जिसमें एक थ्योरी होती है जिसे अपन बोलते हैं CFT। CFT के अकॉर्डिंग जो है ये आपका कहा जाता है कि डीडी जो ट्रांजिशन है उसकी वजह से जो यौगिक होते हैं या जो आयन होते हैं उनमें रंग प्रदर्शित होता है। लॉजिक क्या है, देखो सिंपल है। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके डी कक्षक है, डी कितने, 5 होते हैं, डी कोष में कक्षक 5 होते हैं। और अगर उत्तेजित अवस्था की बात करते हैं तो इसमें क्या है, डी कक्षकों का होता है बच्चों विपाटन। क्या होता है, विपाटन। और इस विपाटन से उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। इस विपाटन से क्या बनते हैं, उच्च ऊर्जा के और निम्न ऊर्जा के कक्षक बनते हैं। दोनों जो कक्षक हैं, उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा, उनके बीच में जो एक ऊर्जा का अंतर होता है जिसे डेलो कहा जाता है। ये जो 3 निम्न ऊर्जा के कक्षक हैं, निम्न ऊर्जा, और ये है उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, इन्हें T2G कक्षक कहा जाता है। और इन्हें कौन से कक्षक कहा जाता है, EG कक्षक। इन्हें T2G और इन्हें EG कक्षक कहा जाता है। निम्न ऊर्जा के कक्षकों को T2G कह दिया और उच्च ऊर्जा के कक्षकों को EG कह दिया। यहाँ होगा क्या, देखो सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अगर, तो इसमें जैसे मान लो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा पाता है, और ऊर्जा कहाँ से पानी है, वो आपको विजिबल लाइट से पानी है, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा पानी है। दृश्य प्रकाश का कोई ना कोई रंग जो है अवशोषित किया जाएगा, दृश्य प्रकाश का कोई ना कोई रंग अवशोषित किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर क्या हो जाएगा, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाएगा, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाएगा। अब इसमें होगा क्या, ये जो दृश्य प्रकाश का मतलब होता है विबज्योर, इसमें कितने कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। विबज्योर में कितने कलर, 7 रंग हैं। तो इनमें जिस प्रकाश ऊर्जा का या जिस प्रकाश के रंग का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, है ना, वो रंग तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन उसका जो पूरक रंग होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका कौन सा रंग, पूरक रंग दिखाई देता है। कौन से रंग का, अवशोषित रंग का पूरक रंग। और ये अवशोषित ऊर्जा को अवशोषित करके कौन से कक्षक में चल जाएगा, EG में, उच्च ऊर्जा के कक्षकों में। इसके साथ ही जो अवशोषित रंग का वो क्या है, पूरक रंग दिखाई देता है। और वास्तव में वही उस संक्रमण तत्व या आयन के लिए रंग होता है। और वास्तव में देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, डी है तीनों, ये भी क्या है, डी। तो डी के इलेक्ट्रॉन का किस में जाना हुआ, डी में हुआ। तो डी का इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो संक्रमण तत्व होते हैं या जो संक्रमण तत्वों के जो आयन हैं उनमें जो है कलर शो होता है, जिसका कारण मुख्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से रंग जो है वो दिखता है। और इसका जो कारण है, रंग का कारण मुख्य रूप से डीडी संक्रमण को कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम ये बता सकते हैं। तो जहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है कहीं ना कहीं विशेष तो वो चीज़ रंगीन होगी। और जैसे मान लो यहाँ हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है स्कैंडियम+3, स्कैंडियम+3 है। तो स्कैंडियम+3 में क्या होगा, इसका विन्यास क्या है, 3d04s0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3d स्कैंडियम क्या होगा, 3d14s2। अगर +3 कर दिया तो 2 ये गए 2, है ना, और एक ये गया 3,
तो इस वजह से यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। इसका मतलब कोई और इधर आर्गन है, आर्गन में सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैसा होगा, रंगहीन। और इससे मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं, आपके जो उपसर्गीय जो यौगिक हैं वो भी क्या होंगे, इनसे बनकर मिले हुए जो मिलकर बने हुए यौगिक उपसर्गीय यौगिक क्या होंगे, वो भी रंगहीन होंगे, है ना, कलरलेस होंगे। इसी प्रकार से अगर टाइटेनियम +4 है वो भी क्या होगा, रंगीन होगा। ऐसे ही वेनेडियम +5 है वो भी रंगीन होगा। ऐसे जिंक +2 है वो भी क्या होगा, रंगहीन होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या विन्यास है 3D10, जहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर जैसे मान लो कोई कहता है कि भाई मैं कहता हूँ मैग्नीज है, मैग्नीज +2 है, तो मैग्नीज +2 का विन्यास क्या है, 3D5 है। 3D5 का मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रंगीन। ये हो जाएगा कलर युक्त हो जाएगा, ये कलर शो करेगा, यानी इससे मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं उपसर्गीय यौगिक वो कलर शो करेंगे। इस प्रकार से जो है हमने ये कलर की बात करी, और इसी में चुंबकीय गुणों की अपन ने बात करी, और साथ में जो इसका जो परमाणु त्रिज्या की बात, परमाणु त्रिज्या और एक आयनन ऊर्जा, इन चारों होने की अपन ने यहाँ बात करी।